क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से पूछ रहा और आपसे पूछ रहा है पर्वत शब्द का पर्याय है, पूछ रहा है पर्वत शब्द का पर्याय है। और आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है सर, बी में दिया है तरु, सी में दिया है सैल और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ घन। तो इसका आंसर बताने से पहले बच्चों हम लोग कुछ पर्वत के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। ठीक है, पर्वत के कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पहाड़, भूधर, धरणीधर, सैल, शिखर। ठीक है, ये आपके हो गए पर्वत के कुछ पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी सैल। चलिए इसके ऑप्शन पर भी एक नज़र देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है सर, इसका मतलब होता है नुकीला भाग। ठीक है, नुकीला भाग। बाण या तीर होता है ना, बाण या तीर का नुकीला भाग, या फिर भाला या बर्छी का नुकीला भाग। तो इस नुकीले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सर। अगर बात करें तरु की, तो तरु हम लोग किसको बोलते हैं? पेड़ या वृक्ष को हम लोग तरु बोलते हैं। ठीक है, घन तो आप सभी जानते हैं, मैथ में पढ़े हैं, इंग्लिश वाले क्यूब बोलते हैं, हिंदी वाले घन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया घन। ठीक है, ये आपका हो गया घन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है, ये संधि से क्वेश्चन है, गै जोड़ अक, ये गायक इस संधि का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है यन, बी में दिया है गुण, सी में दिया है अयादि और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दीर्घ। तो आपको बताना है कि इस गायक में कौन सी संधि है। बच्चों अगर आपने 2007 का क्वेश्चन अच्छे से किया होगा, जिसमें पावक का संधि विच्छेद पूछ रहा था, तो मैंने आपको उसमें बताया था यदि शब्द के बीच में य अथवा व हो तो वो कौन सा संधि हो जाता है? अयादि संधि। ठीक है, और इसका मैंने आपको कल संधि विच्छेद का तरीका भी बताया था। अगर य हो तो उसका विच्छेद कैसे होता है? ए अथवा ए में, और व हो तो ओ अथवा ओ में हो जाता है विच्छेद। ठीक है, कल बताया था आपको, याद है कि भूल गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अयादि। ठीक है, गायक किस संधि का उदाहरण है? आपका अयादि संधि का उदाहरण। चलिए हम लोग एक एक नज़र इसके जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है यन संधि, तो हम लोग यन संधि किसको कहते हैं? यन संधि और जो ये आपका अयादि संधि है, इसमें थोड़ा सा कई अंतर है। अयादि संधि में शब्द के बीचों बीच जो है य अथवा व होता, और यन में य और व के पहले आधा वर्ण होता है, पहले आधा वर्ण होता है, नहीं तो फिर बीच में त्र होता है। क्या होता है? बीच में त्र होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे मैं बोलूँ स्वागत, ये वो है, इससे पहले आधा सौ, आधा वर्ण हो गया। बोलूँ अव्यय, ठीक है, ये य है, इससे पहले आधा व हो गया। ठीक है, और एक त्र वाला भी देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ पित्रादेश, मात्रादेश। तो ये आपका हो गया कुछ यन संधि के उदाहरण। ठीक है, यन संधि हो गया आपका जब शब्द के बीचों बीच य अथवा व हो और उससे पहले आधा वर्ण हो, या फिर आपका त्र होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? यन संधि। ठीक है, सभी को क्लियर है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि हम लोग किसको कहते हैं? इसको फ्रेश से बता रहे हैं, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि किसको कहते हैं हम लोग? गुण संधि हम लोग उसको कहेंगे जिसमें शब्द के बीचों बीच ए अथवा ओ हो। ठीक है, नहीं तो अंतिम वर्ण में र की मात्रा हो। र की मात्रा ऐसी होती,
की मात्रा हो। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र ए हो गया। बोलूँ सहोदर, यहाँ पे ओ है। और बोलूँ देवर्षि, ये अंतिम वर्ण में रॉ की मात्रा। तो ये सभी आपका क्या हो गया, गुण संधि के उदाहरण हो गए, जिसके शब्द के बीचों बीच ए हो अथवा अ हो या फिर अंतिम वर्ण में रॉ की मात्रा हो, उसको हम लोग बोलेंगे गुण संधि। अब बात करें दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि हम लोग किसको बोलेंगे, दीर्घ संधि। ठीक है, यदि शब्द के बीचों बीच आ दीर्घई दीर्घऊ, ठीक है, आ दीर्घई और दीर्घऊ हो तो क्या होगा, वो दीर्घ संधि। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हो गया जैसे गिरीश, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ भानुदय, जैसे बोलिए देवानंद, जैसे बोले वधुत सब। तो ये सभी क्या हो गए आपके दीर्घ संधि के उदाहरण। गिरीश ई की मात्रा, भानुदय में उ, देवानंद में आ और वधुत्सव में उ। ठीक है, शब्द के बीचों बीच में आ दीर्घई और दीर्घऊ हो तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है विलोम शब्द से क्वेश्चन। किससे पूछ रहा है, विलोम शब्द से। आपसे पूछ रहा है जर का विलोम शब्द है। आपसे क्या पूछा है, जर का विलोम शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन में ए में दिया हुआ है सजीव, बी में दिया हुआ है चेतन, सी में दिया है चर और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ गमन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जानते हैं कि जर का विलोम शब्द चेतन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। और सजीव का विलोम क्या हो जाता है, निर्जीव, सभी को पता है। अगर मैं बोलूँ चर तो इसका होता है अचर विलोम शब्द। गमन, गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है आपसे पर्यायवाची शब्द से प्रश्न है। ये क्या है, अश्व का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी पर्यायवाची पूछा था आपका, उसमें पूछा था पहाड़ का। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है अश्व का। और अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है ये आपके 2007 में भी पूछा था। अगर आपको याद है तो 2007 में भी आपसे अश्व का पर्यायवाची पूछा था। तो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बी में दिया है नव, सी में दिया है पावक और डी में दिया है अनल। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको घोड़ा का, अश्व का कुछ पर्यायवाची शब्द बता देती हूँ। ठीक है, अश्व का क्या हो गया, घोड़ा, रविपुत्र, है, तुरंग। ठीक है, ये आपके कुछ अश्व के पर्यायवाची शब्द हो गए। और इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका अश्व का सही पर्यायवाची शब्द हो गया। और बात करें ऑप्शन नंबर बी, तो ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ये किसका है, आकाश हो गया इसका, नभ हो गया, गगन हो गया और अंबर हो गया। ये आपके कुछ नभ के पर्यायवाची शब्द है, आकाश, गगन, अंबर। बात करें अनल और ये पावक, ये दोनों ही आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। ये आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। इसका कुछ हो जाएगा, अनल और पावक ये क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसका और कुछ पर्यायवाची शब्द है अनल, ये तो अनल आपका दिया हुआ, दहन और ज्वाला। ठीक है, जहन और ज्वाला भी आपका हो गया ये पावक और अनल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है शब्दों के बदले एक शब्द बताइए। होता है ना,
तो भविष्य में होने वाला शब्द समूह के लिए सही विकल्प है। क्या पूछ रहा है आपसे? भविष्य में होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रवासी, बी में दिया हुआ अलस, सी में दिया हुआ अदृश्य और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ भावी। आप सभी जानते हैं जो भविष्य में होने वाला हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भावी। ठीक है, क्या कहते हैं? भावी। तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, भावी। बात करें प्रवासी की, तो प्रवासी किसको कहते हैं? परदेश में रहने वाला को क्या कहते हैं? प्रवासी किसको कहते हैं? प्रदेश में रहने वाला को। मतलब कोई अपना यहाँ से दूसरे जगह चला गया तो उसको हम लोग कहते हैं वो प्रवास कर गया यहाँ से। आलस, आलस तो आप सभी जानते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया अदृश्य। अदृश्य किसको कहते हैं? जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे। अगर आपके एग्जाम में से पूछ देगा जो दिखाई न दे उस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? अदृश्य। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन अलंकार से है। ये पूछ रहा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, किस अलंकार का उदाहरण है? ये जो 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ रूपक, बी में दिया हुआ यमक, सी में दिया है श्लेष और आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अनुप्रास। तो आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार का उदाहरण। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, और उसका जो है ना प्रत्येक जगह अर्थ जो है अलग हो जाए, प्रत्येक जगह अर्थ अलग हो जाए, प्रत्येक जगह अर्थ अलग हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यमक अलंकार। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। कहते यहाँ जो 3 बेर है ये 2 बार आया है। ये कितना बार आया? 2 बार। जिसमें आपका पहला 3 बेर का अर्थ है 3 समय से, और दूसरा जो है दूसरा नंबर में जो ये 3 बेर दिया हुआ ये है 3 बेर से। जो बेर आप लोग खाते हैं ना उसी से, कि वो जो है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो ये आपका कौन सा हो गया? यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 3 बेर आया है। ठीक है, 2 बार 3 बेर आया है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है अलग अलग है। एक बार 3 बेर का अर्थ है एक 3 समय, ये बेर से अर्थ है समय, और ये बेर से मतलब है बेर खाने वाला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। इसको मैं और डिटेल में बताती हूँ। जैसे एक और उदाहरण देती हूँ, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। ये जो घटा है ना यहाँ पर 2 बार आया, लेकिन इस पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है आपका कम होना। ठीक है, कम होना। ठीक है, क्लियर है कि जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो जाए। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग हो जाए तो उसको हम लोग कौन सा अलंकार कहेंगे? तो कहेंगे यमक अलंकार। ठीक है, अब हम लोग रूपक अलंकार को भी देख लेते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार को अब हम लोग देख लेते हैं। रूपक अलंकार हम लोग उसको कहते हैं जिसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखे, कोई अंतर न दिखे। तो अगर बात करें उपमेय की, तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और अगर मैं बोलूँ उपमान, तो जिससे तुलना की जाए। ठीक है, जिससे तुलना की जाए उसको हम लोग कहेंगे उपमान। तो इसका उदाहरण से मैं बताती हूँ। उदाहरण है आपका, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
धन पायो, मैंने धन कैसा पायो, राम रतन। तो ये जो राम रतन है इसकी तुलना की जा रही है धन से कि मैंने राम रतन धन पा लिया, ठीक है। तो ये जो राम रतन है ये आपका क्या है, उपमेय, और ये जो धन है ये क्या है, उपमान। धन से तुलना की जा रही है राम जी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राम रतन हो गया आपका उपमेय और ये धन हो गया उपमान, ठीक है। यहाँ कोई अंतर है, राम रतन जी कोई धन बोल रहा है, ठीक है ना, राम रतन कोई धन बोल रहा है, तो कोई अंतर नहीं है उपमेय और उपमान में। तो ये आपका कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार की, ठीक है। श्लेष अलंकार का जो अर्थ है ना, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। और ये जो श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में बच्चे बार बार कंफ्यूजन कर जाते हैं एग्जाम में कि श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं और यमक अलंकार में 2 से 3 बार जो शब्द आते हैं उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ, एक से ज़्यादा अर्थ, ठीक है। मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ कैसे। जैसे एक उदाहरण है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ठीक है। यहाँ जो ये पानी है इसका 3 अर्थ निकलता है, ठीक है। एक मोती के संदर्भ में, एक मनुष्य के संदर्भ में और एक चूना के संबंध में। मोती के संबंध में इस पानी का अर्थ है चमक से, किससे, चमक से, ठीक है। मनुष्य के संदर्भ में इस पानी का अर्थ है इज्जत से, ठीक है। और ये चून जो है, ये चूना के संदर्भ में इस पानी का अर्थ है जो है साधारण पानी, पानी, ठीक है, साधारण पानी, ये हो गया। तो आप देख लिए कि यमक और जो श्लेष है ये एक ही जैसा है, अर्थ अलग अलग बताता है, लेकिन यमक में जो अलग अलग शब्द जो बार बार आते हैं उसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे ये 3 बार एक बार आया, एक बार आया, तो इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ है अलग अलग होगा। लेकिन आपका जो ये श्लेष है इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, ये एक ही शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ बता देगा एक ही वाक्य में, ठीक है। अब हम लोग अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार आप सभी जानते हैं, ये सबसे ईजी अलंकार है। इसमें कुछ नहीं, बस व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति बार बार होती है। उदाहरण देके समझाती हूँ इसको भी। जैसे मैं बोलूँ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे म आया, फिर यहाँ पे म, फिर यहाँ पे म, यहाँ पे म वर्ण की जो है ना बार बार आवृत्ति हो रही थी। ये आपका क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से रूपक अलंकार को देखा, यमक अलंकार को देखा, श्लेष अलंकार को देखा और अनुप्रास अलंकार को देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अलंकार अच्छे से समझ में आई होगी। और जब हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, अलंकार जब अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज ख़त्म करके अपना जब थ्योरी पोर्शन पे आएंगे हम लोग, तो अलंकार को और डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। चलिए तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको मुहावरा से पूछ रहा है गले का हार का अर्थ है, ठीक है। गले का हार का अर्थ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ अत्याचार करना, बी में दिया है बहुत प्यारा, सी में दिया है बंधन में पड़ना और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ जबरदस्ती कोई किसी को काम देना, ठीक है।
जबरदस्ती किसी को कोई काम देना। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आप सभी जानते हैं, बहुत ईजी है, बचपन से सुनते आए हैं मुहावरा और याद भी किए हम लोग 1-2 क्लास में कि गले का हार का अर्थ होता है बहुत प्यारा। ठीक है, गले का हार होना का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा। आपको शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा लिखा हुआ है, ये दुर्दशा सही है या ये दुर्दशा सही है, या ऑप्शन नंबर सी वाला सही है या फिर ऑप्शन नंबर डी वाला दुर्दशा सही है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर ए वाला दुर्दशा है ये सही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपसे पूछ रहा है शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है चुनिए। ये आगामी सही है, आगमी, आगामी, आगामी, या ये ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द चुनिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी, आगामी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगामी। चलिए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिर से समास, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे समास से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और ये पूछ रहा है गुरुदत्त किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ तत्पुरुष, बी में दिया हुआ द्वंद्व, सी में दिया हुआ अव्ययी भाव, या फिर डी में आपका क्या होगा? बहुव्रीहि समास। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, गुरुदत्त का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका क्या अर्थ होता है? गुरु के द्वारा। ठीक है, और हम लोगों ने तत्पुरुष समास में, करण तत्पुरुष समास में पढ़ा है, करण तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में कि से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, और जब हम इसको समास विग्रह करते हैं तो वो आ जाता है, क्योंकि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो गुरु के द्वारा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। और मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगी द्वंद्व, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि, क्योंकि 2006 और 2007 में मैं बता चुकी हूँ आपको कि द्वंद्व समास हम किसको कहते हैं, अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं, और बहुव्रीहि